हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग विद दीप्ति चैनल पर। आज का जो हमारा प्लांट है उस प्लांट का नाम है डेविल बैकबोन। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा पौधा। आप इसको बहुत आसानी से इंडोर लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। अपने ऑफिस के अंदर भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस प्लांट से रिलेटेड सारी जानकारी। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि इसकी कितनी वैरायटीज मार्केट में आती हैं, कौन सी वैरायटीज का पौधा दिखने में कैसा होता है और कौन से सीजन में ग्रो करता है। कटिंग से अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो इस पौधे की कटिंग वाटर के अंदर सक्सेसफुल रहती है या नहीं, और अगर हम इसको सॉइल के अंदर इसकी कटिंग लगाते हैं तो किस तरह से हमें इसकी सॉइल तैयार करनी है। कटिंग लगाने के बाद में जब हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे तो हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, सनलाइट हमें इसके लिए कितनी देनी है, वाटर देने का शेड्यूल क्या रहेगा, और अगर इसके अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी हमें रोकथाम कैसे करनी है, और इसके अलावा इस पौधे में हमें फर्टिलाइज़र कितना देना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेविल बैकबोन, जिसका बॉटनिकल नेम है यूफोर्बिया ट्रिथिमाइलोटस। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा पौधा। सबसे पहले इस पौधे के बारे में हम जान लेते हैं। इस पौधे का नाम डेविल बैकबोन क्यों है, सबसे पहले तो यही मैं आपको बताती हूँ। डेविल बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो इस पौधे की जो स्टेम होती है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह दिखाई देती है। यहाँ पे मैं आपको एक कटिंग दिखा देती हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये जिगजैग शेप में इसकी जो स्टेम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसकी जो शेप है वो जिगजैग शेप में होती है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह दिखाई देती है। इसकी वजह से ही इसको हम डेविल बैकबोन बोलते हैं। और इस पौधे को हम जिगजैग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इसका स्टेम है उसका जो पैटर्न है ग्रो करने का वो इस तरह से होता है। एक बार ये इस तरह से टर्न करता है, फिर वापस ये जिगजैग शेप में टर्न करता हुआ ऊपर की साइड में ग्रोथ करता है। इसलिए हम इस पौधे को जिगजैग प्लांट भी बोलते हैं। और इस पौधे का एक और नेम है रेड बर्ड कैक्टस। कैक्टस इस पौधे का नाम है, लेकिन ये पौधा कैक्टस वैरायटी का नहीं है। ये सेकुलेंट, ट्रॉपिकल सेकुलेंट प्लांट है। कैक्टस प्लांट से ये बिल्कुल अलग है। लेकिन इस पौधे को रेड बर्ड कैक्टस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एक वैरायटी होती है जिसमें इसकी जो लीव्स होती हैं और स्टेम होता है हल्का हल्का पिंकिश येलो कलर का होता है। इसकी वजह से इस पौधे को हम रेड बर्ड कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से अपग्रेड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ होती है और जिगजैग पैटर्न में होती है। ये अपने स्टेम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और इसकी 3-4 वेराइटीज़ भी आती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इस लीव्स को देखोगे तो ये जो लीफ है वो अंदर की साइड से आपको ग्रीन दिखाई दे रही है और बाहर की साइड से ये क्रीमिश येलो है। ये एक वेरिकेटेड वेराइटीज़ है। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है जिसमें जो इसकी लीफ है वो पूरी तरह से अंदर और बाहर की साइड में ग्रीन होती है। मेरे पास जो वैरायटी है वो वेरिकेटेड है। और इसकी जो दूसरी वैरायटी है ग्रीन कलर की, वो इसकी नॉर्मल वैरायटी है। इसके अलावा एक रेड कलर की वैरायटी भी आती है जिसमें इसकी जो लीव्स है वो बाहर की साइड से थोड़ी थोड़ी सी पिंक या रेड कलर की होती है। इस पौधे के अंदर फ्लावरिंग बहुत कम दिखाई देती है। जिनके यहाँ पर भी ये पौधा होता है उनको इसकी फ्लावरिंग बहुत ही रेयर दिखाई देती है, और अगर इसमें फ्लावर निकलते भी हैं तो बहुत छोटे साइज़ के फ्लावर होते हैं जो रेड या पिंक कलर के होते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये पौधा कौन से सीजन में ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक इंडियन प्लांट नहीं है, ये एक अमेरिकन और कैरेबियन प्लांट है। लेकिन आज की डेट में ये बहुत आसानी से पूरे एशिया में मिल जाता है और आप किसी भी नर्सरी से इस प्लांट को ले सकते हैं। इस पौधे के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है गर्मियों का मौसम। मार्च से लेके अगस्त तक का टाइम इसके लिए फेवरेबल होता है, और स्पेशली मार्च से लेके अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो जून तक लगाइए। मार्च से लेके जून तक का जो टाइम है इसकी कटिंग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनवायरनमेंट का प्लांट है। इसलिए ये गर्मियों के सीज़न में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि इस पौधे की आपको कटिंग किस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप नर्सरी से इस पौधे को लेके आ सकते हैं तो आप आसानी से इस पौधे को लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आप कटिंग से इस पौधे को लगाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जो पौधा सिलेक्ट करें जिसमें से आप कटिंग ले रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी प्लांट से कटिंग लेते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं होगी। कटिंग के लिए आपको 4 से 6 इंच की कोई भी स्टेम या ब्रांच ले लेनी है और उसमें कम से कम 7-8 नोड होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास में एक कटिंग है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम 8-10 नोड हैं और ये ऑलमोस्ट 8 इंच की कटिंग है। आप 6 से 8 इंच की कटिंग ले सकते हैं। जब भी आप इस कटिंग को लेके आएँ तो इस प्लांट को ऐसे ही हवा में रख दें, जिससे इसकी जो कटिंग जहाँ से आपने की है उस जगह पर जो डैमेज हुआ है वहाँ पे एक लेयर बन जाए। इसको हम कैलस बोलते हैं। इसकी वजह से कोई भी माइक्रोबियल अटैक या फिर कोई भी फंगल अटैक इस प्लांट के अंदर नहीं होगा। अभी इस पौधे को कटिंग से ग्रो करने का सबसे फेवरेबल टाइम चल रहा है और अभी अप्रैल का महीना है और इस मंथ में इस पौधे की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप इसकी एक सिंगल कटिंग लेके आ जाते हैं और इसको आप डायरेक्ट पानी के अंदर भी रख देते हैं तब भी ये पौधा आसानी से ग्रो कर लेता है। जो मेरे पास ये कटिंग है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सिंपल इसको कटिंग करके, यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक इसके अंदर रूट भी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ये जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है। इसके अंदर देखिए लीव्स भी आसानी से निकलने लगी हैं। तो इस सीज़न में आप सिंपल अगर इसको कटिंग करके लेके आ जाएंगे इस तरह से और इसको बस पानी के अंदर डाल दो, बहुत आसानी से इसमें इस तरह की लीव्स निकलने लग जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको पानी में इस तरह से लगाने का। और अगर आप इस पौधे को मिट्टी के अंदर लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है कोकोपीट और रिवर सैंड। आप कोई भी कटिंग ला के रिवर सैंड के अंदर या कोकोपीट के अंदर डायरेक्ट ला के लगा दें, 10 से 15 दिन के अंदर इसमें लीव्स निकलना शुरू हो जाएगी और कम से कम 20-25 दिन में इसमें रूटिंग भी होना शुरू हो जाएगी। जब इसमें रूटिंग हो जाए, थोड़ी बहुत लीव्स निकलने लग जाए और आपको लगे कि प्लांट हमारा ग्रो करने लगा है, उसके बाद में आप इसको सॉइल मिक्सचर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा सॉइल मिक्सचर इसके लिए हमें यूज़ में लेना है। इस पौधे के लिए हमें क्या करना है, जो मिट्टी लेनी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इस पौधे को आप जिस गमले में लगाएंगे उस गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर आपको करना है, क्योंकि अगर पानी मिट्टी के अंदर रह गया तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ने लग जाती हैं। इस पौधे की जो मिट्टी तैयार करेंगे उसके लिए आपको 50% गार्डन सॉइल ले लेनी है, उसमें 30% कोकोपीट मिला देना है और उसके अंदर आप 10% रिवर सैंड मिला दें और 10% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दें। इस तरह से आप इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं और इसको आसानी से आप रीपॉटिंग जब भी करें तब आप इसको रीपॉट करके लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी है वो क्ले सॉइल है, यानी बहुत ज़्यादा डेंस मिट्टी है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, ऐसी कंडीशन में जो इसकी रूट्स हैं वो सफोकेट होने लग जाती हैं और उनको प्रॉपर कंडीशन में एयर नहीं मिल पाती है और रूट्स जल्दी जल्दी मरने लग जाती हैं। तो ऐसी मिट्टी अगर आपके यहाँ है और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है मिट्टी चेंज करने का, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप मिट्टी यूज़ में लें, क्ले सॉइल लेते हैं या चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें आप जितनी मिट्टी लेते हैं उतने ही इसमें रिवर सैंड ऐड कर दें। 50% अगर आपकी मिट्टी है तो 50% ही आप रिवर सैंड ऐड कर दें। अब इस मिट्टी में आप कोकोपीट और उसके बाद में इसमें वर्मी कंपोस्ट ये मिला सकते हैं। मिट्टी तैयार करते टाइम आप 1 चम्मच अगर आपके पास में नीम की खली है वो भी मिला दें, क्योंकि नीम की खली आपके प्लांट को किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने से बचाती है। अब बात करते हैं इसकी डिजीज़ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हेल्दी बना रहे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी आपका प्लांट है उसमें आपको 30 से 45 दिन के अंदर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना है। 2 महीने में एक बार आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका पौधा जो भी डिजीज़ है या फिर कोई भी इंसेक्ट है उनसे दूर हो जाएगा। इस पौधे में जनरली कोई डिजीज़ होती नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे के अंदर कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे मिली बग्स का अगर अटैक हो जाता है तो आपको क्या करना है। मिली बग्स का अटैक होने पर आप इसमें सिंपल नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और अगर आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो आप सिंपल नीम की पत्तियों को लेके आएँ, उसको पानी के अंदर अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद में उसको बोतल में भर के पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप मिलीबग्स से छुटकारा पा सकते हैं।
इसके अलावा एक और इसमें डिजीज़ होती है जिसमें फंगल स्पोर्स इसकी लीव्स के ऊपर पड़ जाते हैं। ऐसे में आप उस लीफ को तोड़ के फेंक दें। अगर आपके पूरे पौधे के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसमें एंटी फंगल स्प्रे कर सकते हैं। एंटी फंगल में आप साफ पाउडर लेके आ सकते हैं और उस पाउडर का आप स्प्रे बनाकर उसको सारी लीव्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी डिजीज़ के बारे में। इसमें क्या होता है, एफिड्स का अटैक हो जाता है। एफिड्स छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं जो लीव्स के ऊपर और स्टेम के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको एफिड्स से छुटकारा पाना है तो आप साबुन लीजिए या डिटर्जेंट लीजिए, उसको पानी के अंदर डाल के स्प्रे से पत्तियों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें। तो जितने भी एफिड्स इसके ऊपर अटैक किए हुए हैं वो सारे एफिड्स इसमें हट जाएंगे। इस तरह से आप इन डिजीज से इस पौधे की रोकथाम कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप इस पौधे की कटिंग लगाएं तो आप चाहें तो कटिंग लगाते समय रूटिंग हार्मोन का यूज कर सकते हैं। इससे जो रूट्स हैं वो जल्दी ग्रोथ करती हैं। और अगर आप इस पौधे की कटिंग को 2 से 3 घंटे के लिए नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि एंटी फंगल पाउडर के अंदर जो कटिंग है उसको डुबा के और फिर उसके बाद में कटिंग को आप लगा सकती हैं। इससे आप पौधे को इंस्टेंट लगा सकते हैं। दूसरी टिप्स इस पौधे के लिए है कि जो भी मिट्टी आप इस पौधे के लिए यूज में लेते हैं उस मिट्टी की पहचान आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मिट्टी में देखना है कि किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो मिट्टी आपको सिलेक्ट करनी है। और मिट्टी आपको ऐसी लेनी है जो वेल ड्रेन्ड हो। मिट्टी के अंदर किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। साफ प्योर मिट्टी आपको यूज में लेनी है और समय समय पर आप इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहें जिससे इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है। अगर आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर आप डीएपी फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं तो आप डीएपी की 5 से 6 ग्रैन्यूल्स ही इसके अंदर डालेंगे। और अगर आप एनपीके फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं तो आपको एनपीके की क्वांटिटी है पानी के अंदर इतनी डालनी है जितनी सफिशिएंट हो। अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दी तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं वो पूरी तरह से गल जाएंगी, सड़ जाएंगी और पौधा पूरी तरह से मर जाएगा। इसलिए आप जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस पौधे में दें तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर आप इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं जैसे वर्मी कंपोज है, वेजिटेबल कंपोस्ट है, इस तरह का फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो ये इन पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं बताती हूँ कि जब आपकी कटिंग अच्छे से डेवलप हो जाए तो आपको पौधे को रिपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम देखना है कि आप शाम के टाइम पे या सुबह मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करें। अगर आप दिन के टाइम पर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो जो पौधा है वो डिप्रेशन में चला जाएगा और इस तरह की गर्मी को वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आप रिपोर्टिंग करें तब आप विशेष ध्यान रखें कि आप हो सके तो इवनिंग के टाइम पे इसकी रिपोर्टिंग करें। इवनिंग में रिपोर्टिंग करने से फ़ायदा ये रहता है कि जब आप इसको इवनिंग के टाइम पर रिपोर्ट करते हैं तो इसको पूरा नाइट मिल जाता है एडजस्ट होने के लिए और सुबह का टाइम जो होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है वो भी मिल जाता है। तो एक लंबा टाइम इसको मिल जाता है और उसके बाद में ये पौधा एडजस्ट आसानी से मिट्टी के अंदर हो जाता है और बहुत आसानी से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं कि इस पौधे के अंदर वाटर का शेड्यूल क्या रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की कंडीशन के बारे में पता होनी चाहिए कि आपने पौधे को कौन सी जगह पे लगाया हुआ है। जैसे कि हम पौधे को या तो गार्डन में लगाते हैं या हमने टेरेस पे लगाया है या फिर हमने इसको बालकनी में लगाया हुआ है या फिर इस प्लांट को अगर आपने इंडोर रखा हुआ है। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे आप पौधे को अपने को रखते हैं। तो जब हम गार्डन के अंदर पौधे को लगाते हैं तो वहाँ पर दिन भर में काफ़ी सन का एक्सपोजर होता है और मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए हमें पर डे पानी देने की ज़रूरत हो सकती है इस सीज़न में। लेकिन अगर आपने टेरेस के ऊपर लगाया है प्लांट तब भी आपको फ्रिक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जब आप पौधे को बालकनी के अंदर लगाते हैं तो आपकी बालकनी में कितनी धूप आती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बालकनी में 2-3 घंटे की धूप आती है तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर पानी देना है। और अगर आपने इस पौधे को इंडोर लगाया हुआ है तो इसमें आपको पानी कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ही देना है।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप इस पौधे के अंदर पानी दें, चाहे गार्डन में लगा हुआ हो, चाहे बालकनी में हो, चाहे टेरेस पे हो, चाहे फिर आप इंडोर प्लांट लगाएं, इन सभी कंडीशन में आपको सॉइल को एक बार चेक कर लेना है। आपकी सॉइल अगर ऊपर की लेयर अच्छे से सूख गई है, उसके बाद ही आपको इस पौधे में पानी देना है। अगर आपकी सॉइल सूखी नहीं है और आपने पानी देते जा रहे हैं तो पौधा जो है वो ओवर वाटरिंग में चला जाएगा और रूट रॉट होने की समस्या क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह से आपकी जो रूट्स हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी और मिट्टी के अंदर पूरी तरह से कीचड़ बन जाएगा, दलदल बन जाएगा, और ऐसे दलदल वाले एटमॉस्फेयर में जो रूट्स हैं वो गलने लग जाएंगी और सफोकेट होने लग जाएंगी। इसकी वजह से आपका जो पौधा है वो पूरी तरह से मर जाएगा। इसलिए आपको पानी देते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पानी उतना ही दे जितना पानी ज़रूरत है, यानी कि आपको जो पानी देना है वो बैलेंस क्वांटिटी में ही पानी देना है। अक्सर जब भी हम पौधे में पानी देते हैं तो क्या होता है कि हम को लगता है कि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं और ओवर वाटरिंग हम रोज़ करते रहते हैं, सुबह और शाम को करते रहते हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि गार्डन में पानी देना है या आपकी बालकनी में पौधा रखा है या फिर आपकी इंडोर है। तीनों ही चारों कंडीशंस में आप क्या करते हैं, समान मात्रा में पानी देते रहते हैं। और जब आप इक्वल क्वांटिटी में सभी पौधों को पानी देते रहते हैं तो आपके जो पौधे जो इंडोर हैं, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, आपने उनमें भी पानी डाल दिया, जो आउटडोर हैं उनमें भी रोज़ पानी डाल दिया, तो जो इंडोर वाले प्लांट हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इन पौधों को ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचाना है। अब एक और पॉइंट है कि इस पौधे को लाइट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक समर सीजन का प्लांट है, समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इसको दिन की हार्ड जो सनलाइट है वो नहीं देनी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपका प्लांट है वो सूखने लग जाता है और इसकी लीव्स हैं वो झड़ने लग जाएंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी को ये डायरेक्ट सनलाइट को सहन नहीं कर पाता है। सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट, इवनिंग की सनलाइट ये आसानी से सहन कर लेता है। आप इसको कोशिश करें कि इस प्लांट को शेडिंग वाले एरिया में रखें, जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो, ऐसी कंडीशन में आप रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर सभी जगह पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है दिन की, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको इंडोर रखें। अगर आपके घर में इस तरह की कोई विंडो है जहाँ पर 1-2 घंटे की सनलाइट विंडो में से होके आती है, तो इसके लिए ये बहुत बेस्ट सनलाइट होगी। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप इसको आसानी से एलईडी लाइट के अंदर भी रख सकते हैं और वहाँ पर भी ये आसानी से ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि इस पौधे को चाहिए अभी हीट, और हीट समर के अंदर आपके घर के अंदर भी काफ़ी होती है और बाहर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आसानी से हीट को एब्जॉर्व कर लेता है इंडोर होने की वजह से भी। और अगर आउटडोर होगा तो अगर आप इसको सही जगह पर रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। ये जो पौधा है मैंने कटिंग से लगाया था, यहाँ मैंने आपको दिखा भी दिया है। ये सारे पौधे जो भी मेरे पास रखे हुए हैं वो सारे पौधे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी पौधा मैंने कटिंग से लगाया है। और अभी ये छोटे प्लांट हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से ये सारे पौधे ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि सर्दियों, गर्मियों और बारिश में इस पौधे पर क्या इफ़ेक्ट होता है। गर्मियों के लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं बारिश की। बारिश के मौसम में हर पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, तो ये पौधा भी बारिश के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ करता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्च से लेकर अगस्त तक का जो टाइम होता है इसके लिए फेवरेबल होता है। और सर्दियों के अंदर अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो सॉरी, ये जो पौधा है सर्दियों के अंदर ग्रोथ नहीं करता है, ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहा होता है। अगर आपने इस पौधे को लगा रखा है, पहले से डेवलप है, तो भी इसमें कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी, ना तो इसमें लीव्स निकलती हैं, ना ही इसकी कोई हाइट बढ़ती है। लेकिन अगर आपने इसको कटिंग से लगाया है तो आप याद रखना कि इसकी कटिंग सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी बढ़ने नहीं वाली है। जैसी कंडीशन में आपने कटिंग लगाई है वो बिल्कुल उसी कंडीशन में रहेगी। फ़ायदा बस एक है कि अगर आपने कटिंग लगा दी है तो ये पौधा मरता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी ये लीव्स निकालना शुरू कर देता है। ये डोरमेंसी पीरियड में है लेकिन मरा हुआ नहीं है। इसलिए सर्दियों में अगर आप इसकी कटिंग मिट्टी के अंदर या कोकोपीट के अंदर लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये मरता भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्दियों के अंदर इस पौधे को वाटर के अंदर लगा दिया है तो यकीन मानिए ये पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसकी जो स्टेम है जो पानी के अंदर होगी वो पूरी तरह से गल जाती है और ये जो पौधा है पूरी तरह से मर जाता है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। तो बेटर है इस पौधे को आप गर्मियों के अंदर लगाएं।
अब बात करते हैं इस पौधे के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। ये जो पौधा है, जब हम इस पौधे को कटिंग से लगाते हैं तो कट करते टाइम पर इसमें दूध की तरह से लिक्विड निकलता है, जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। और ये जो लेटेक्स होता है वो टॉक्सिक होता है, इसलिए आपके अगर घर में पेट्स है या छोटे बच्चे हैं तो इस पौधे को उनसे दूर रखना चाहिए। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद में अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लेटेक्स जो होता है वो पूरी तरह से टॉक्सिक होता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन टॉक्सिक होता है। और अपने हाथ को कभी भी आइस में आपको नहीं लगाना है। अब इस प्लांट की प्रूनिंग और पिंचिंग हमें किस तरह से करनी है। इस पौधे की जो भी डेड लीव है वो निकाल के आपको फेंक देनी है। ऊपर से अगर आप पिंचिंग करते रहेंगे तो ये पौधा मल्टीप्लाई होता रहेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और काफ़ी बुशी हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इस पौधे के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्वेश्चन इस पौधे के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका मतलब ये है या तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में ये पौधा रखा हुआ है, या पूरी तरह से गर्मी के अंदर रखा हुआ है, और या फिर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। तो ये 3 या 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इसकी पत्तियां ब्राउन होने लग जाती हैं, और जो इसके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर ये क्रैक्स उसमें होने लग जाते हैं। तो ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा हॉट एटमॉस्फेयर में इस पौधे को आपने रख दिया है। लाइक अगर आपने इस पौधे को दिन की डायरेक्ट सनलाइट के अंदर गर्मियों के अंदर रखा हुआ है तो ये पौधा है वो बर्न होने लग जाता है, यानी इसकी जो लीव्स हैं वो जलने लग जाती हैं, और इसकी जो लीव्स हैं साइड से क्रैक्स इसमें आने लग जाते हैं गर्मी की वजह से। एक दूसरा क्वेश्चन है कि इस पौधे के अंदर रूट रॉट की समस्या से हमें कैसे बचना है। सिंपल एज डैट, आपको पानी बिल्कुल सफिशियंट मात्रा में इसमें डालना है, जिससे आप रूट रॉट की समस्या से बच सकते हैं। ओवर वाटरिंग इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से रूट रॉट की समस्या होती है। अब एक क्वेश्चन होता है कि मेरा पौधा जो है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। कोई भी प्लांट अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसे न्यूट्रिएंट पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको समय समय पे इसमें न्यूट्रिएंट मिलाते रहना है, जैसे आपको फर्टिलाइज़र इसमें देते रहना है, प्रॉपर सनलाइट में इस प्लांट को रखना है, जिससे इस प्लांट को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता रहे और ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो आज के वीडियो में डेविल बैकबोन प्लांट के बारे में हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से हम जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।